नमस्कार दोस्तों, शहरों की अपेक्षा गांव के बच्चों में क्यों कम होता है हिप डिस्प्लेसिया की समस्या। हिप डिस्प्लेसिया के कारण क्या हैं, हिप डिस्प्लेसिया के लक्षण क्या हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे हिप डिस्प्लेसिया के इलाज के संबंध में। तो ये वीडियो इसीलिए बेहद खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। जन्म के बाद से ही शिशु के कूल्हे के ज्वाइंट में होने वाली समस्या को हिप डिस्प्लेसिया कहते हैं। हिप डिस्प्लेसिया का अर्थ ये होता है कि कूल्हे की हड्डी ज्वाइंट से उतरी हुई है या फिर वो उतरने वाली है। ये समस्या जन्म के बाद से देखी जाने वाली समस्या है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कई मामले खुद ब खुद ठीक हो जाया करते हैं। पहले इस बीमारी को CDH के नाम से जाना जाता था। बाद में मेडिकल साइंस में इसके नाम में बदलाव किए गए, जिसके बाद इसका नाम डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप दिया गया है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि डिस्प्लेसिया को विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आनुवंशिक कारण हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये बीमारी थी या फिर है, जो आगे चल कर के अन्य बच्चों में होने की संभावना बढ़ा देती है अगर है तो। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे के माता पिता या फिर भाई बहन को इस तरह की परेशानी हुई है तो परिवार में आगे होने वाले बच्चों को भी ये परेशानी हो सकती है। कभी कभी ये बीमारी पूरी फैमिली में भी पाई जा सकती है। इसीलिए ऐसे परिवार वाले लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए और जन्म के बाद बच्चे की हरकतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि समय रहते इस बीमारी का पता लगा सकें। इसके अलावा परिवार में कोई अन्य जेनेटिक समस्या जैसे कि गर्दन की समस्या, गर्दन टेढ़ी होना, शरीर की अन्य हड्डी और मांसपेशियों का टेढ़ा होना, ये सब कारण भी शिशु को ये समस्या दे सकते हैं। हार्मोनल कारण भी हो सकता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में अचानक हुए हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बच्चे में ये समस्या देखी जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रेगनेंसी लास्ट टाइम में महिलाओं के अंदर हार्मोनल बदलाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं के ज्वाइंट्स में काफ़ी लैक्सिटी पाई जाती है, यानी उनके ज्वाइंट्स का मूवमेंट हद से ज़्यादा होने लगता है। तो इस स्थिति में शिशु को हिप डिस्प्लेसिया की समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या से भी ये हो सकता है। गर्भावस्था की कुछ स्थिति में बच्चे उल्टा पैदा होते हैं। बच्चे का उल्टा पैदा होने से खिंचाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे का हिप डिसलोकेट हो जाता है। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान बच्चा गलत तरीके से खींचे जाने के कारण भी उसको समस्या हो सकती है। भारत की क्या स्थिति है इस मामले में? तो हिप डिस्प्लेसिया की समस्या भारत में काफ़ी कम देखी जाती है। भारत के अलावा अन्य देशों जैसे कि मेडिटेरियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों के शिशुओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। भारत की बात करें तो यहाँ पर 0.1 से 0.2% या फिर 1000 में से 1 से 9 बच्चे इस समस्या से ग्रसित होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हिप डिस्प्लेसिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अधिकतर मामले अपने आप ठीक हो जाया करते हैं। भारत के गाँव में क्यों है हिप डिस्प्लेसिया के मामले बहुत ही कम, ये समझिए। भारत में हिप डिस्प्लेसिया के मामले कम होते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अधिकतर गांव की महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बच्चे को जिस पोजीशन में गोद में उठाती हैं, वहीं पोजीशन ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे को बेल्ट द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को कमर पर मटके रखने की स्टाइल में पकड़ने से हिप डिस्प्लेसिया की समस्या खुद ब खुद ठीक हो सकती है। भारत के कई गाँव और अन्य छोटे शहरों में जाएंगे तो बच्चे को इसी तरह से गोद में लिया जाता है। इसीलिए बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाता है और इस गांव के क्षेत्रों में हिप डिस्प्लेसिया के मामले कम नज़र आने लगते हैं। कारण आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो आपके गांव में बच्चे को कैसे गोद में लेते हैं, ज़रा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कैसे किया जाता है इस बीमारी का निदान? तो हिप डिस्प्लेसिया जन्म के बाद से ही होने वाली बीमारी है, इसीलिए इसके अधिकतर केसेज में बच्चा अपनी समस्या को बताने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए कई अच्छे हॉस्पिटल्स में इसके लिए विशेष एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है। अगर आपको आशंका है कि आपके बच्चे को ये समस्या हो सकती है तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। सही तरीके से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने से ये बीमारी जन्म के बाद से ही पता चल जाती है। इन एग्जामिनेशन में ये पता चलता है कि कूल्हे की हड्डी अपनी जगह से उतरी है या फिर उतरने वाली है। इसके लिए जन्म के तुरंत बाद परीक्षण कराना होता है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ टेस्ट कराने की आपको सलाह दे सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में समस्या पकड़े जाने के बाद इलाज शुरू किया जाता है। अगर इससे भी क्लियर नहीं होता है तो फिर दूसरे एग्जामिनेशन
करने पड़ते हैं। इसमें एक्सरे और MRI कराने की भी सलाह आपको डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में डॉक्टर के एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड से इस बीमारी का पता लग जाता है आसानी से। अगर कुछ मामलों में एग्जामिनेशन मिस हो जाता है तो आगे सप्ताह भर में माँ बच्चे के लक्षण देख करके डॉक्टर के पास जाती हैं। जैसे कि जन्म के सप्ताह के बाद जब बच्चे को डायपर पहनाती है माँ, तो देखती हैं कि बच्चे के दोनों पैरों में बदलाव है। इसके अलावा डायपर पहनाने में दिक्कत आने लगती है। डायपर पहनाते वक्त कड़क कड़क की हड्डियों से आवाज़ आने लगती है। ये सब लक्षण होते हैं। इसे पहचान करके माँ को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जिनमें माँ खुद डॉक्टर के पास आकर के बच्चे की समस्या बताती हैं। हिप डिस्प्लेसिया के लक्षण क्या हैं, ये समझ लीजिए, आपके काम आएगा। डायपर पहनाते वक्त एक कुल्हा दूसरे कुल्हे की तुलना में ज़्यादा लचीला हो जाए, पैरों को पूरी तरह से चौड़ा करने में परेशानी हो, आलथी पालथी मार करके बैठने में दिक्कत हो, शिशु को पैर फैलाने में दिक्कत हो, एक पैर दूसरे की तुलना में लंबा हो, पैर छोटा बड़ा होने के कारण बच्चा लंगड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शरीर का भार वहन करने में परेशानी हो, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। अगर समय रहते शिशु का इलाज नहीं किया गया तो फिर शिशु को किशोरावस्था या फिर युवावस्था में हिप डिस्प्लेसिया के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हिप में प्राइमरी अर्थराइटिस जैसी परेशानी हो सकती है। इसमें व्यक्ति को चलने या फिर उठने बैठने के दौरान कमर में दर्द जैसा हो सकता है। उम्र के हिसाब से हिप डिस्प्लेसिया का इलाज क्या है, शुरुआत के 6 महीने में समझ लीजिए। जन्म के बाद से शुरुआत के 6 महीने तक अगर बच्चे की इस समस्या को पकड़ लिया गया तो इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस उम्र के बच्चे को डॉक्टर अलग अलग बेल्ट यानी कि पार्टिकुलर पोजीशन वाले बेल्ट पहनाते हैं। ये बेल्ट बच्चे की छाती से लेकर के पैर तक होता है। इस बेल्ट के इस्तेमाल से बच्चे का हिप सही पोजीशन में आ जाता है। धीरे धीरे हिप डिसलोकेशन की समस्या ठीक हो जाती है। दूसरी अवस्था है 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे का। 6 महीने के बाद के बच्चे का इलाज बेल्ट के साथ साथ मैनुअली ट्रीटमेंट करके भी किया जाता है। मैनुअली ट्रीटमेंट में बच्चे को बिना चीरा लगाए हिप के पोजीशन को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर इससे भी ठीक न हुआ तो चीरा लगा करके हिप के पोजीशन को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसमें प्लास्टर भी किया जाता है। अगली स्थिति है 2 से 5 साल तक के बच्चे का। 18 महीने या फिर 2 साल की उम्र के बाद यानी जब बच्चा चलने लगता है तब कुल्हे की हड्डी पर और अधिक खिंचाव होने लगता है, जिसके कारण हड्डी और अधिक डिसलोकेट हो सकती है। इससे कुल्हे की हड्डी का विकास टेढ़ा होता जाता है और इससे ज्वाइंट खराब होने की संभावना बढ़ती जाती है। इस उम्र के बच्चे को बेल्ट और मैनुअली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फिर भी बच्चा ठीक न हो तो सर्जिकल ऑप्शन भी अपनाया जा सकता है। इसमें हिप ज्वाइंट के पोजीशन को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगला स्टेज है 5 से 12 साल के बच्चे का। इस एज में बच्चे की स्थिति अधिक खराब हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। इससे आर्थोपेडिक्स भी कहते हैं। किशोरावस्था और युवावस्था में बहुत लोगों को पता चलता है। युवावस्था में ये समस्या कमर दर्द, चलने में परेशानी जैसी समस्या बन करके उभरती है। इस अवस्था तक आते आते स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर को सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए बचपन से बच्चों की केयर परवरिश को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये चैनल बेस्ट है। बच्चों से जुड़ी हुई हर जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। आप जुड़े रहेंगे तो आपको इस संबंध में पूरी जानकारी धीरे धीरे मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।